ओके, तो आज हम लोग मर्सॉट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने डिस्कस किया था आपके साथ डिवाइड एंड कन्क्वायर अप्रोच। डिवाइड एंड कन्क्वायर अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस की थी। सो दिस इज एन अप्रोच ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन, डिवाइड एंड कन्क्वायर। ओके, तो डिवाइड एंड कन्क्वायर में क्या होता है कि हम कोई भी हमारे पास जो प्रॉब्लम है हम उसे 3 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। पहली स्टेप होती है कि आप जो प्रॉब्लम है आपके पास जो कि नॉन ट्रिवियल है, आप उसे स्मॉल स्मॉल ट्रिवियल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो वो डिवीजन आपका हो सकता है एक स्टेप में मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रॉब्लम ट्रिवियल प्रॉब्लम में डिवाइड नहीं हो पाएगी, तो आपको मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे, और ये काम जनरली हम रिकर्सिव प्रोसीजर के तौर पर करते हैं। सो वी यूज रिकर्सन, और रिकर्सन की मदद से हम अपनी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, और ये सब प्रॉब्लम्स आपके ओरिजिनल प्रॉब्लम के नेचर की ही होती हैं। एंड बस डिफरेंस क्या होता है कि ये प्रॉब्लम ट्रिवियल होती हैं, सो आसानी से आप इन्हें बिना किसी लार्ज सिग्निफिकेंट एफर्ट के आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन दूसरी स्टेप होती है कि आप जब आपकी प्रॉब्लम ट्रिवियल प्रॉब्लम्स में ट्रांसलेट हो जाती है, देन आप उन ट्रिवियल्स प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आपके पास एन नंबर ऑफ ट्रिवियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप एक एक करके सारी ट्रिवियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड देन तीसरी स्टेप होती है मर्ज, कंबाइंड कंबाइंड स्टेप। तो कंबाइंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल जो आपने सब प्रॉब्लम्स थी जो ट्रिवियल वाले, उनको जो सॉल्व कर लिया था, अब उनके सॉल्यूशंस को हम एक एक करके कंबाइन करते जाते हैं पेयर बाय पेयर, एंड ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। दिस वाज योर डिवाइड एंड कन्क्वायर अप्रोच। नाउ आपकी मर्सॉट एल्गोरिथम जो है सॉर्टिंग प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम है। ओके, सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, यू हैव ए सीक्वेंस, लेट्स से A1 A2 एंड सो ऑन AN। नाउ ये सीक्वेंस एक ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस हो सकती है, एंड आप दीज कैन बी नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एनीथिंग। ठीक है, और इट मे बी ए सेट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑल्सो, और सम अदर ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे कुछ नोशन अटैच्ड हो जिसके बेस पर हम सॉर्टिंग कर पाएँ। की टाइप का नोशन असेस्ड हो, तो हर ऑब्जेक्ट से एक की एसोसिएटेड होगी, और आप की के बेस पर उनको किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। दिस इज योर सॉर्टिंग प्रॉब्लम। नाउ सॉर्टिंग जो है, इसे सॉल्व करने के लिए यू हैव लॉट ऑफ एल्गोरिथम। आपने बबल सॉर्ट पढ़ी होगी, सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ी होगी, हम प्रीवियस क्लास में इंसर्शन सॉर्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। Okay, now we are going to discuss another problem, that is another algorithm for this problem, that is merge sort algorithm। and merge sort algorithm आपके divide and conquer approach पर based है। that means divide and conquer based approach का मतलब क्या हुआ, according to divide and conquer merge sort algorithm भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करती है, पहले ये जो ओरिजिनल प्रॉब्लम लेट्स से दिस इज P, इस P को स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेगी। ओके, सो दैट प्रॉब्लम ट्रिवियल टू सॉल्व हो जाए, एंड देन जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे हम ट्रिवियल प्रॉब्लम्स को, एंड देन उनके सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे। तो मर्सॉट भी 3 स्टेप्स लेती है। सो पहली स्टेप में हम डिवाइड करते हैं। सो लेट्स सी द एल्गोरिथम फर्स्ट, कि एल्गोरिथम क्या है। सो दिस इज द सूडो कोड ऑफ योर मर्सॉट एल्गोरिथम। ओके, नाउ you can see this is the name of the algorithm, then these are the parameters for the algorithm। so suppose ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन हम ले रहे हैं। so let's say A is representing this sequence जिसे हमें सॉर्ट करना है। नाउ यहाँ पर आपकी जो बुक है उसमें उन्होंने C टाइप की सिंटेक्स फॉलो की है, तो आप इसे एरे बोल सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू कॉलिंग इट एरे, सो वी विल कॉल इट एरे। सो आपके पास एक एरे है जिसे आपको सॉर्ट करना है, उसमें सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टोर्ड है, एंड ये आपका एरे का लोअर बाउंड है और एरे का ये आर अपर बाउंड है। आपको मालूम होगा कि एरे के 2 बाउंड होते हैं, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। लोअर बाउंड मीन्स लोअर इंडेक्स, अपर बाउंड मीन्स अपर इंडेक्स। एंड नाउ आपको इस एरे को एक ऑर्डर में सॉर्टेड करना है। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट एरे का जो सॉर्टिंग ऑर्डर हमें रिक्वायर्ड है वो है इंक्रीजिंग।
और असेंडिंग। हम इस लिस्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। लेट्स अज्यूम दिस। नाउ लेट्स सी द प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा डिवाइड एंड कन्क्वर में हमें क्या करना होता है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसे डिवाइड करना है स्मॉलर सब प्रॉब्लम में। तो ये कंडीशन जो है हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है, सो करेंटली हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, कंप्लीट एरे ए जिसे सॉर्ट करना है। तो हम इसे चेक करेंगे कि ये एरे ट्रिवियल प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ट्रिवियल के लिए यहाँ कंडीशन है कि अगर P इक्वल टू R है तब हम मानेंगे हमारी प्रॉब्लम ट्रिवियल है। अदरवाइज अगर P इज लेस ये R है, P इज लेस देन R है, इसका मतलब हमें जो प्रॉब्लम दी गई है सॉल्व करने के लिए उसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, और एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं तो हम मान रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम नॉन ट्रिवियल है। ओके, ट्रिवियल कब मान रहे हैं, जब हमारी प्रॉब्लम में एक ही एलिमेंट है, दैट मीन्स एरे में सॉल्व करने के लिए हमें एक ही एलिमेंट मिल रहा है। ओके, सो इसके लिए कंडीशन है हमारे पास कि P इज लेस देन R। अगर P इज लेस देन R है इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम क्या है, नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल का मतलब हम इसे अभी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वी आर अज्यूमिंग दिस। हालांकि 2 अगर एलिमेंट के एरे है तो आपको मालूम है वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, बट फॉर द सेक ऑफ अप्लाइंग डिवाइड एंड कन्क्वर वी आर अज्यूमिंग दैट कि आपकी प्रॉब्लम ट्रिवियल है अगर P इक्वल टू R है, दैट मीन्स एक एलिमेंट है, अदरवाइज प्रॉब्लम नॉन ट्रिवियल है। ओके, सो अगर प्रॉब्लम नॉन ट्रिवियल है तो आपकी एल्गोरिथम क्या कर रही है, एल्गोरिथम क्या करेगी, इसको डिवाइड करेगी जो आपका एरे है। ओके, सो डिवाइड करने के लिए वो एल्गोरिथम क्या कर रही है, इट फाइंड्स मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकाला जा रहा है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड, जो भी करंट एरे जो पास किया गया है, लोअर बाउंड P है, अपर बाउंड R है, तो आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, मिड पॉइंट निकालना है ना आपको, तो एवरेज लेना पड़ेगा दोनों का। सो P प्लस R और डिवाइड बाई 2 कर दिया। नाउ इससे डिवाइड करने पर आप ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं, ये जो नोटेशन है, दिस नोटेशन इज फॉर फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू का मतलब है कि अगर आपका ये जो सम है ये ऑड आएगा, तो ऑड आएगा अगर, तो ओबियसली 2 से डिवाइड करेंगे तो योर डिवीजन विल मे बी लाइक दिस। लेट्स से अगर सम 11 आता है देन यू विल हैव 5.5, है ना, मिड पॉइंट 5.5 होगा। लेकिन आपको मालूम है कि एरे में 5.5 कोई इंडेक्स नहीं होता है, तो इसलिए या तो आप इसमें सीलिंग वैल्यू ले लीजिए या फ्लोर वैल्यू ले लीजिए। अगर आप सीलिंग वैल्यू लेते हैं तो यू हैव टू टेक 6 एज द मिड पॉइंट, फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं देन यू विल टेक 5। समझ रहे हैं ना आप, मैंने इससे छोटा इंटीजर ले लिया, इससे जस्ट इमीडिएटली स्मॉलर इंटीजर, या ये कहिए जितने छोटे इंटीजर थे उनमें से सबसे लार्जेस्ट इंटीजर। सो इससे छोटे वाली इंटीजर कौन है, 5.5 से 5, 4, 3, 2, 1, तो उनमें सबसे लार्जेस्ट। या फिर आप सबसे बड़े इंटीजर, जितने इससे बड़े इंटीजर्स हैं उनमें से स्मॉलेस्ट ले लीजिए। ओके, सो दैट इज़ 6। तो सीलिंग और फ्लोर फंक्शन इस तरीके से काम करते हैं। तो हो सकता है कुछ ऑथर्स यहाँ पर फ्लोर की जगह पर सीलिंग फंक्शन यूज करें। अगर आप किसी और बुक में हो सकता है सोर्स कोड देखें तो वहाँ मे बी फ्लोर फंक्शन हो सकता है, सॉरी सीलिंग फंक्शन हो सकता है, इस बुक में फ्लोर फंक्शन है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, वर्किंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, सो वो आप ये नहीं समझना है कि ये वो एल्गोरिथम गलत है अगर वहाँ उन्होंने फ्लोर सीलिंग फंक्शन ले लिया, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो आपने क्या किया, ये वैल्यू ले ली, सो दिस वैल्यू विल बिकम द न्यू वैल्यू ऑफ Q। सो Q आपने निकाल लिया। नाउ ये जो Q होगा ये मिड पॉइंट होगा, सो यू विल हैव P समवेयर एंड देन you will have somewhere Q and then somewhere you will have R। so this Q ये इंडेक्स है, याद रखना एरे में, तो ये जो इंडेक्स है इसे हम मिड पॉइंट मान लेंगे एरे का। ओके, सो दिस इज द पॉइंट जहाँ से हम एरे को, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिवाइड कर रहे हैं, मिड पॉइंट है ये। तो अब डिवीजन के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम है एक तो हो गई P से Q तक की सब प्रॉब्लम, जो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो 2 प्रॉब्लम में डिवाइड हो गई, एक है P टू Q, दूसरी Q प्लस 1 टू R, अगला यहाँ से शुरू होगा, सो Q प्लस 1 यहाँ होगा तो Q प्लस 1 टू R,
you have two sub problem. So you can call it problem P1, you can call it this problem P2. So P1 P2 आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम की दो सब प्रॉब्लम हो गई. ओके, एंड देन अब आपको क्या करना है, क्योंकि अब आपकी प्रॉब्लम दो में डिवाइड हो गई है, तो हो सकता है ये ट्रिवियल हो, नॉन ट्रिवियल हो, यू डू नॉट नो. नाउ अब आप इन पर रिकर्सन कर सकते हैं. सो आप मर्ज सॉर्ट को अगेन इन दोनों प्रॉब्लम पर कॉल कर दीजिए. तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम आएगी और इसको सॉल्व करेगी, अज्यूमिंग दैट मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इसको सॉर्ट कर लेती है एरे को. तो आपने एक बार मर्ज सॉर्ट को इससे कॉल कर लिया, मर्ज सॉर्ट को इस प्रॉब्लम के लिए कॉल कर लिया, सिमिलरली मर्ज सॉर्ट को दूसरी बार इसके लिए कॉल कर लिया. तो आप देखेंगे यहाँ पर दो कॉल हैं मर्ज सॉर्ट के लिए. नाउ आप देख सकते हैं दिस इज अ रिकर्सन, एग्जाम्पल ऑफ रिकर्सन. आप सब लोग जानते हैं रिकर्सन. रिकर्सन का मतलब क्या होता है, जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है, देन वी से दैट देयर इज दैट फंक्शन इज अ रिकर्सिव फंक्शन. नाउ यहाँ पर एक डिफरेंस है कि ये फंक्शन खुद को दो बार कॉल कर रहा है. एक बार लेफ्ट सब प्रॉब्लम के लिए, दैट मीन्स दिस सब प्रॉब्लम के लिए, एक बार ये वाली प्रॉब्लम के लिए, राइट साइड्स वाली जो सब प्रॉब्लम इसके लिए. तो आप देख सकते हैं मर्ज सॉर्ट ए पी क्यू. तो आप मान लेंगे कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम अब रिकर्सिवली इसे सॉल्व करेगी, ये वाला पार्ट. देन जब ये सॉल्व हो जाएगी, देन मर्ज सॉर्ट राइट पार्ट के लिए कॉल होगी और राइट पार्ट को सॉल्व करेगी. तो राइट पार्ट में आपका ओरिजिनल एरे है, एंड देन जो लोअर आप एरे पास कर रहे हैं, ध्यान रखना एरे आपका नहीं बदल रहा है, एरे वही है, लेकिन अब हमने बाउंड बदल दी है. तो एक तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स क्यू प्लस 1 से आर. जब ये दोनों प्रॉब्लम अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों प्रॉब्लम कुछ रिकर्सन करने के बाद, आपको मालूम होगा कि जितनी भी रिकर्सिव प्रोसीजर होती हैं उनमें एक बेस कंडीशन होती है, और उस बेस कंडीशन पर वो खुद को रिकर्स नहीं करती है. तो यहाँ पे बेस कंडीशन क्या होगी, जब ये ब्रेक हो जाएगी तो मर्ज सॉर्ट खुद को कॉल नहीं करती है. दैट मीन्स जब एक एक एलिमेंट वाले एरे बन जाएंगे इनसे, तब ये प्रोसीजर खुद को कॉल नहीं करेगी और रिकर्सन रुक जाएगा. और जब ये दोनों प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद अल्टीमेटली आपके पास क्या बचेगा, एक एक लेंथ के एरे बचेंगे. नाउ आप क्या करेंगे, मर्ज प्रोसीजर को कॉल करेंगे. ओके, सो ये मर्ज प्रोसीजर मर्ज सॉर्ट के अंदर है, तो ये भी कई बार कॉल होगी. एक्चुअली ये हर पेयर ऑफ एरे के लिए कॉल होगी. तो मर्ज प्रोसीजर का काम है, मर्ज प्रोसीजर का क्या काम होगा, दो जो सॉर्टेड, जैसे मैंने बताया ना, कंबाइन करने का काम इस प्रॉब्लम का, इस प्रोसीजर का काम है. कंबाइंड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम होंगे जो ऑलरेडी सॉर्टेड है, अब सिर्फ हम उसे कंबाइन करेंगे और फिर एक सॉर्टेड एरे फाइनली कंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, तो दिस इज योर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम. नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल के डिवीजन कैसे होगा. ओके, क्योंकि रिकर्सन है तो रिकर्सन में इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि रिकर्सन कैसे होगा और कैसे आपकी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो ब्रेक होगी. सो दिस डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रोसीजर कि कैसे एरे आपका ब्रेक होगा. सो अज्यूम कर लीजिए ये आपका एरे है ए, जिसे हम मर्ज सॉर्ट को पास करने वाले हैं. ओके, एंड लेट्स अज्यूम ये इंडेक्स 1 है और ये इंडेक्स हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8. ठीक है, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं किस इंडेक्स पर क्या क्या नंबर्स हैं. सो P आपका कितना हो गया, 1 है ना. R कितना हो गया, 8. नाउ अब आप देखिए मर्ज सॉर्ट जब कॉल की होगी आपने, तो मर्ज सॉर्ट में पहला ही स्टेटमेंट है कि इफ़ P इज लेस देन R. आप क्या चेक कर रहे हैं कि P लेस देन R है क्या, और अगर P इज लेस देन R है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम नॉन ट्रिवियल है. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इसका मतलब है कि मर्ज सॉर्ट मानती है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो नॉन ट्रिवियल है, TRIVIAL, नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम है. जब नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है, उसे ट्रिवियल प्रॉब्लम में बांटना है. तो उसके लिए मर्ज सॉर्ट क्या अप्रोच ले रही है, डिवाइड कर रही है. डिवाइड कैसे कर रही है, एक मिड पॉइंट निकालना है. तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मर्ज सॉर्ट ने क्या किया, पहला ही स्टेटमेंट है कि आपने P प्लस R डिवाइड बाई 2 करना है और फ्लोर वैल्यू ले लेना है और वो Q को असाइन कर देना है. तो अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे P कितना है 1, R कितना है 8, डिवाइड बाई 2 किया,
कितना आएगा 9/2, जो कि 4.5 आने वाला है। लेकिन चूंकि आपने फंक्शन कौन सा यूज किया है, फ्लोर फंक्शन, सो मिड पॉइंट आपको क्या मिलेगा, q इक्वल टू 4। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है दिस इज योर q। आपने जब कंप्यूट किया तो दिस इज योर q। सो जब q है तो आप मर्सॉट प्रोसीजर पर देखिए जरा जा करके कि आपकी जो पहला हाफ कहाँ से बनता है, a से p q का तक। सो जो आपकी जो प्रॉब्लम है, पहला जो प्रॉब्लम है वो रहेगी यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट सब प्रॉब्लम, यू कैन कॉल इट P1 और समथिंग, ओके। एंड दूसरी सब प्रॉब्लम रहेगी यहाँ से यहाँ तक, ओके। इन्होंने इसका रिवर्स करके दिखाया हुआ है, तो लेट्स टेक एन let me save it and चलिए वो एग्जाम्पल मिस हो गया मुझसे, उसमें नहीं, हम अपना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं देन करते हैं उसको। सो लेट्स अज्यूम ये एक हमारे पास एरे है, ये इंडेक्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम लेंथ का एरे ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज एरे ए, यहाँ पर है आपका मान लीजिए 2, यहाँ है 1, यहाँ है 12, देन 7, देन 6, 3 और 4, यहाँ पे 19। सो सपोज दिस इज एरे। नाउ सबसे पहले आपका मर्ज सॉर्ट का काम क्या है कि मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 8। है सॉरी, q इक्वल टू नहीं r, थैंक्स। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, p प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 एंड देन फ्लोर वैल्यू ले लेनी है। तो आपका 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 देन फ्लोर, सो दिस बिकम्स 9/2 का फ्लोर वैल्यू, दैट मीन्स 4.5 एंड उसका फ्लोर वैल्यू, सो यू गेट 4, है ना। सो दिस बिकम्स योर मिड पॉइंट दैट इज q। तो आपकी जो प्रॉब्लम है दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो गई, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ से यहाँ तक, है ना। नाउ अब आपकी मर्ज सॉर्ट एक तो पहले इसके लिए कॉल होगी और फिर इसके लिए कॉल होगी। तो हम एक एक करके पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मर्ज सॉर्ट लेट्स अज्यूम इसके लिए कॉल करेगी अपने आप को। तो जब इसके लिए कॉल करेगी तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम क्या करेगी, इस एरे को दो फर्दर सब एरे में डिवाइड करने वाली है। तो ये एरे भी दो एरे में ब्रेक होने वाला है। अब मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अच्छा, इसके लिए अगेन वो मिड पॉइंट निकालेगी 1 और 4। नया जो a है, नया p है 1 है, नया r आपका 4 है ना। तो इसके लिए मिड पॉइंट निकालने जाएगी, आप चेक करेगी वो ऑटोमेटिकली, आपको मालूम है कि ये वैल्यू p लेस देन r है, तो कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स प्रॉब्लम आपकी नॉन ट्रिवियल है,
ओके। सो अब मैं डायरेक्ट ये कंडीशन की बात नहीं करूंगा, मैं सीधे डिवाइड करने की बात करता जाऊंगा। आप क्योंकि आपको मालूम है जब ये प्रॉब्लम नॉन ट्रिवियल कब होती है, पी इक्वल टू आर के लिए। तो जब पी इक्वल टू आर होगा तब हमें डिवाइड नहीं करना है, अदरवाइज डिवाइड करना है। ओके, तो हम उसी स्टेटमेंट की वजह से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपकी ये प्रोसीजर जो ना नया क्यू कौन सा फाइंड करेगी, 4 + 1 5, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, फ्लोर वैल्यू लेंगे 2 आ जाएगा। तो आपकी जो नेक्स्ट सब प्रॉब्लम है क्यू की वैल्यू 2 आएगी। तो आपका जो एरे है फर्दर डिवाइड कैसे होगा, ये 2 एंड 1 1 2, एंड अगला डिवाइड जो होगा q + 1 होगा आपका 3 4, यहाँ 12 होगा, यहाँ 7 होगा। अब ये लेफ्ट पार्ट हो गया, ये राइट हो गया। अगेन मर्ज सॉर्ट इसको खुद सबसे पहले लेफ्ट के लिए कॉल करेगी खुद को, और जब इसके लिए कॉल करेगी तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 1 और 2 3, और 3 का 1.5 फ्लोर वैल्यू लेंगे तो 1। दैट मीन्स एक एरे क्यू की वैल्यू ये आएगी, है ना। तो एक एरे हो जाएगा पी से क्यू, दैट मीन्स सिंगल एलिमेंट का ये, और देन q + 1 दैट मीन्स 2 2 r, तो एक सिंगल एलिमेंट का ये एरे बन जाएगा 2 और 1। ये इंडेक्स इसका 1 है, इसका इंडेक्स 2 है। नाउ अब आप देखेंगे कि ये p = r, जब मर्ज सॉर्ट इसे कॉल करने, इसके लिए फिर से रिकर्सन होगा, और जब मर्ज सॉर्ट इसको खुद के लिए कॉल, इसके लिए कॉल करेगी तो आप देखेंगे p = r है, तो मर्ज सॉर्ट कुछ नहीं करेगी, क्योंकि जो सारा टास्क है वो जब p = r है तभी करना है। तो मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर यहाँ से वापस बैक ट्रैक कर जाएगी। अब वो राइट साइड के लिए करेगी, क्योंकि अगला जो कॉल है मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर में वो मर्ज सॉर्ट आपने याद होगा, मर्ज सॉर्ट a q + 1 r। तो अब मर्ज सॉर्ट आपके इसके लिए रिकर्सन करेगी, और रिकर्सन जब करने आएगी देन देखेगी कि ये तो ट्रिवियल प्रॉब्लम है। ट्रिवियल प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि p और r सेम है, तो प्रॉब्लम ट्रिवियल है, तो मर्ज सॉर्ट कोई एक्शन नहीं लेगी और स्किप करके बैक ट्रैक कर जाएगी। और जब बैक ट्रैक करने के बाद आपको मालूम है अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, तो प्रीवियस वाला मर्ज सॉर्ट का जो इंस्टांस था वो निकल करके आएगा। अब मर्ज सॉर्ट इसके लिए एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि उसने लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट आउट कर दिया है। अब मर्ज सॉर्ट यहाँ का जब कॉल करेगी तो पहले इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेगी, 3 + 4 7, 7 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5, और जब फ्लोर वैल्यू लेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो इस तरीके से मर्ज सॉर्ट अब आपके इस एरे को 2 सब एरे में ब्रेक कर देगी। एक सब एरे होगा जिसमें 12 होगा, एक में 7 होगा, ठीक है। इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 4 है, आपकी क्यू की वैल्यू 3 आएगी ना इस केस में। नाउ अब मर्ज सॉर्ट लेफ्ट के लिए कॉल करेगी तो आपको मालूम है सिंगल एलिमेंट है, कुछ ट्रिवियल एरे है, कुछ नहीं होगा। अगेन इसके लिए भी जब कॉल करेगी इट इज ट्रिवियल एलिमेंट, नथिंग विल हैपन। ओके, देन अब मर्ज सॉर्ट ने जब ये इंस्टांस सॉल्व कर दिया, लेफ्ट सॉल्व हो गया, राइट सॉल्व हो गया, दैट मीन्स ये इंस्टांस कंप्लीटली ट्रिवियल प्रॉब्लम में ब्रेक हो गया। नाउ अब ट्रिवियल प्रॉब्लम ब्रेक हो गया तो अब इसे ब्रेक करने जाएगी। जब इसे ब्रेक करने जाएगी तो सेम थिंग, सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड फॉर दिस वन। ये जो पार्ट है, तो ये पार्ट अगेन ये जो सब एरे है 4 एलिमेंट का, ये भी ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, अब आपको मालूम है कि इनके लिए क्यू क्या आएगा वो मुझे बताओ। ओबियसली इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 8 13, 13 का हाफ 6.5, दैट मीन्स 6 क्यू की वैल्यू आएगी। तो ये डिवाइड होगा इस तरीके से, सॉरी 6 और 3 है यहाँ पर, नंबर 6 3 है, इंडेक्स मैंने यहाँ लिख दिया, दिस इज 5 इंडेक्स, दिस इज 6 इंडेक्स, एंड देन ये फिर फर्दर डिवाइड होगा, 2 ट्रिवियल अरे में ब्रेक हो जाएगा, 6 and 3, इंडेक्स 5 इंडेक्स 6। ओके, तो ये हो डिवाइड होने के बाद लेफ्ट सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हम राइट को आप सॉल्व करेंगे। तो राइट में आपके 2 एलिमेंट्स थे 4 and 19, इंडेक्स था 7 8। तो आपका मर्ज सॉर्ट अब राइट को सॉल्व करने जाएगा। जब राइट को सॉल्व करने जाएगा तो अगेन ये प्रॉब्लम आपकी कैसी है, नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल है तो मिड पॉइंट निकाला जाएगा। मिड पॉइंट कितना आएगा इस केस में,
15, 15 का हाफ 7.5, सो आप फ्लोर वैल्यू लेंगे देन यू गेट 7, तो Q आपका 7 हो जाएगा, दैट मीन्स 7 to 7 एंड देन दिस वन। ओके 1 मिनट, मैं ज़रा कॉल रिसीव कर लूँ समबडी। ओके, तो इस तरीके से आपका जो एरे है ये भी दो सब एरेज में ब्रेक हो जाएगा। इसका भी इंडेक्स आपका 8 हो गया। हाँ सॉरी, यहाँ एलिमेंट 19 होगा, मैंने उल्टा लिख दिया है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, हियर 19 विल बी देयर। तो इस तरीके से मर्ज सॉर्ट जो है ना, एक एक करके सारी जो मर्ज सॉर्ट के जो दो कॉल्स हैं इनिशियल, वो आपकी एरे को इस तरीके से ब्रेक कर देंगे। So this is your array that has been broken into स्मॉल सब प्रॉब्लम्स। एक सब प्रॉब्लम आप कह सकते हैं ये है, एक ये सब प्रॉब्लम है, एक सब प्रॉब्लम ये है, एक सब प्रॉब्लम ये है, एंड सो ऑन। तो नाउ आप देख रहे हैं कि ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं इंडिविजुअल, ये ट्रिवियल हैं सब के सब। आपको मालूम है कि इसे सॉर्ट करने के लिए क्या करना है? नथिंग, यू कैन डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग। ये जो अगर आप देखें दिस इज एन एरे, और ये एरे को आपसे कहा जाए सॉर्ट कर दीजिए, तो आप कहेंगे इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड, सो दैट मीन्स विदाउट एनी एफर्ट इट इज सॉर्टेड। तो जितनी भी आपकी स्मॉल सब प्रॉब्लम्स बन रही हैं इस केस में, ऑल आर ट्रिवियली ट्रिवियली ईजी टू सॉल्व। दैट मीन्स आपको कुछ करना ही नहीं है, यू डू नॉट नीड टू मेक एनी कंपैरिजन। बट लेकिन अभी आप देखेंगे इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो बन गए हैं, बट दीज सॉल्यूशंस आर नॉट नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो आपको इन्हीं सॉल्यूशन से ओरिजिनल सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो ये काम आपकी मर्ज प्रोसीजर करती है, ये काम जो है आपकी मर्ज प्रोसीजर करती है। तो आपको मालूम होगा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो मर्ज प्रोसीजर का है। तो मर्ज प्रोसीजर क्या करती है? एक एक करके दो दो प्रॉब्लम को लेती है, दो दो सब प्रॉब्लम्स को, और इनको कंबाइंड करती है। ओके, एंड ये जो कंबाइंड है वो इन प्लेस किया जाता है। इन प्लेस मतलब सॉरी, इन प्लेस नहीं, आउट प्लेस। सो लेट्स टॉक अबाउट द मर्ज प्रोसीजर है। ओके, तो जो मर्ज प्रोसीजर है उसका काम, मर्ज प्रोसीजर को एक्चुअली क्या है कि मैं ब्रीफ में आइडिया देता हूँ मर्ज प्रोसीजर कैसे काम करती है। मर्ज प्रोसीजर का काम है उसे दो सॉर्टेड एरे दिए जाएंगे और वो उन दोनों सॉर्टेड एरे को कंबाइंड करके एक सिंगल सॉर्टेड एरे बनाएगी। तो मर्ज प्रोसीजर जो है क्या करेगी, सपोज दैट कि ये सॉर्टेड एरे है, एक है आपका ये सॉर्टेड एरे और एक, तो इसे कंबाइंड करके वो एक सॉर्टेड एरे बनाएगी इन दोनों का। तो वो दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करती है और जो स्मॉल होगा वो पहले इसमें मूव कर जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो इसमें स्मॉल कौन है? 1। सो 1 विल गो हियर एंड देन यहाँ से वो एरे मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा और अगला एलिमेंट कंपेयर करने के लिए है नहीं है, सो ये 2 एलिमेंट ऐसे ही चला जाएगा। सो दैट मीन्स ये दोनों सॉर्टेड एरे से एक सॉर्टेड एरे बन जाएगा। सिमिलरली इन दोनों सॉर्टेड एरे से एक सॉर्टेड एरे बनेगा। कैसे? 12 एंड 7। जब 12 और 7 से एक सॉर्टेड एरे बनेगा, कैसे बनेगा? आप दोनों को कंपेयर करेंगे, जो छोटा है वो पहले एरे में जाएगा, ये टेम्परेरी एरे होता है, एंड देन 12 इसके बाद आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों से एक सॉर्टेड एरे बनेगा, तो वो क्या होगा? 3 एंड 6। सिमिलरली इन दोनों से बनेगा एक सॉर्टेड एरे, लेट मी पुट इट हियर, 4 एंड 19, है ना? तो आपके पास अब नेक्स्ट इस राउंड में 4 सब जो प्रॉब्लम्स हैं जो सॉर्टेड हैं। नाउ मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर मर्ज को फिर इन दोनों के लिए कॉल करेगी। तो अब ये दोनों मर्ज होंगे, दो सॉर्टेड एरे मिलकर के एक सिंगल सॉर्टेड एरे बनाएंगे। तो लेट मी राइट हियर देम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? तो मर्ज सॉर्ट अभी हम मर्ज सॉर्ट डिस्कस करेंगे डिटेल में कैसे काम करती है, लेकिन मैं अभी आइडिया लेवल पे ही बता रहा हूँ। पहले इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करो, जो भी स्मॉल होगा वो इसमें चला जाएगा। तो 1 यहाँ चला गया, देन अब यहाँ से ये एलिमेंट जा चुका है, अब 2 का कंपेरिजन इसके फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों से होगा, एंड देन जो भी स्मॉलर होगा वो यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ ये एरे कंप्लीट हो गया, देन 7 और 12 आ जाएंगे ऐसे। एंड सिमिलरली इन दोनों से मिला करके एक सॉर्टेड एरे बनेगा। कैसे बनेगा? 3 और 4,
3 और 4, 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, 3 आएगा एंड देन अब 4 और 6 का कंपेरिजन होगा, तो 4 स्मॉल है तो 4 आ जाएगा और पॉइंटर मूव करेगा यहाँ, अब इन दोनों का कंपेरिजन होगा तो 6 स्मॉल होगा देन 19 होगा। तो इस तरीके से आपकी अब दो सब प्रॉब्लम बची हैं। इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में मर्ज सॉर्ट क्या करेगी, इन दोनों को कंबाइन करेगी। तो इन दोनों को कंबाइन करने पर एक सिंगल सॉर्टेड एरे बनेगा। 1 और 3 इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, जो स्मॉल है वो पहले आ गया, तो 1 स्मॉल था 1 आ गया। ओके, अब पॉइंटर आपका यहाँ आ जाएगा और इसका पॉइंटर भी यहीं है, तो 1 और 3 का कंपैरिजन होगा, जो स्मॉल होगा वो आ जाएगा और पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। तो 2 स्मॉल था, 2 तो 2 यहाँ आ गया, अब पॉइंटर 7 पर पहुँच गया इधर। नाउ 7 और 3 का कंपैरिजन होगा, 3 स्मॉल है, 3 यहाँ आएगा, ये पॉइंटर अब यहाँ मूव कर जाएगा। और अब 7 और 4 का कंपैरिजन होगा, जो स्मॉल है वो यहाँ आ जाएगा और देन पॉइंटर ये मूव करके यहाँ बढ़ जाएगा। और अब 7 और 6 का कंपैरिजन होगा, अगेन 6 यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंटर अब यहाँ मूव कर जाएगा एंड 7 और 19 का कंपैरिजन होगा। देन आप देखेंगे 7 स्मॉल है तो 7 यहाँ आएगा, जो भी स्मॉल नंबर होता है वो एरे में मूव कर जाता है एंड अब पॉइंटर यहाँ बढ़ जाएगा, जहाँ से पॉइंटर जाता है, जहाँ से नाम एलिमेंट जाता है वहाँ पॉइंटर इंक्रीज होता है। 12 एंड 19, देन 12 यहाँ आ जाएगा, बचा हुआ है 19। ठीक है, तो ये तो हो गया आइडिया लेवल की बात। इस तरीके से आपकी मर्ज सॉर्ट जो है ओरिजिनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करती है। इसमें मैंने कुछ डिटेल छोड़ दिया, हालांकि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम यहाँ पर टर्मिनेशन के लिए एक सेंटिनल मार्क इस्तेमाल करती है। सो वी विल सी दैट वो सेंटिनल मार्क का क्या फ़ायदा है और एक्चुअली व्हाट इज़ द डिटेल कोड ऑफ द मर्ज प्रोसीजर। सो लेट्स कम बैक टू द मर्ज। तो मर्ज प्रोसीजर का आप देखेंगे तो इट रिक्वायर्स दीज पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर आपका एरे हो गया, देन अपर बाउंड, सॉरी लोअर बाउंड, देन एरे का अपर बाउंड, दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स, मिडिल इंडेक्स, दिस इज मिडिल इंडेक्स एंड दिस इज लास्ट इंडेक्स। सो ये आप इसे बोल सकते हैं अपर बाउंड है, दिस इज अपर बाउंड, Q is the midpoint and P आपका लोअर बाउंड या ये कहिए इनिशियल इंडेक्स लोअर बाउंड। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कोड फर्स्ट। नाउ ये कोड जो ना आपका लगभग C जैसा ही लिखा हुआ है, तो आप इसे इसीलिए आसानी से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। now, सबसे पहले ये मर्ज सॉर्ट प्रोसीजर क्या करती है, दो टेम्परेरी एरे बनाती है। ओके, जिसमें आप लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है मर्ज प्रोसीजर क्या करती है, उसके पास दो एरे हैं जिन्हें वो मर्ज करना चाहती है ना, दो एरे हैं जिन्हें वो मर्ज करना चाहती है। एक एरे कहाँ से कहाँ तक है, P से Q तक है, एक है Q+1 से R तक। ओके, बीच में इसमें कई एलिमेंट्स होंगे। तो मर्ज प्रोसीजर क्या करती है, पहले इन दोनों की लेंथ निकालती है। तो लेंथ निकालने के लिए पहले इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे आप, वो आएगा Q माइनस P+1। इसकी लेंथ अगर आपको निकालना हो इस एरे की, तो लेंथ के लिए लास्ट इंडेक्स माइनस फर्स्ट इंडेक्स +1। ओके, तो आपको लेंथ निकल आएगी। सो N1 इज द लेंथ ऑफ दिस एरे। सिमिलरली N2 जो है वो क्या है, इस एरे की लेंथ है। तो नाउ इस एरे में आप देखेंगे कि इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे हम, R माइनस Q+1 आप कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट लास्ट इंडेक्स में से फर्स्ट इंडेक्स घटाते हैं और +1 कर देते हैं, तो अल्टीमेटली ये क्या आएगा, R माइनस Q, है ना। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा ये 1, तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो गया आपका N2। तो
तो n2 आ गया, मतलब सेकंड जो सब एरे है जिसको आपको मर्ज करना है उसकी लेंथ। ध्यान रखना ये दोनों एरे हैं सॉर्टेड हैं, ये भी सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है, और हमें इन दोनों सॉर्टेड एरे से मिला करके एक सिंगल सॉर्टेड एरे बनाना है। ये मर्ज का काम है। ओके, तो मर्ज जो है इसको लेफ्ट एल एरे का नाम एल रखा है, रिप्रेजेंटिंग दिस इज द लेफ्ट सब प्रॉब्लम, एंड आर दिस इज राइट सब प्रॉब्लम। ओके, सो ये लिखा हुआ है आप देखेंगे कोड में। तो आपकी प्रोसीजर क्या करती है, दो एरे बनाती है। नाउ ये जो एरे है इसमें इसने लेंथ एक ज़्यादा और ली है, दैट मीन्स जो एरे है तो ये एक लेंथ ज़्यादा बढ़ा लेगी, क्योंकि ये एक इसमें एलिमेंट पुट करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंटिनल। सेंटिनल तो ये टर्मिनेशन की तरह से काम करेगा, सेंटिनल एलिमेंट। तो बार बार आपको लेंथ को ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब सेंटिनल एलिमेंट आपको मिल जाएगा तो आपको स्टॉप कर जाना है, ये एरे खत्म हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी आप एक सेंटिनल एरे एलिमेंट रखते हैं, जिसे जनरली हम यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये इन्फिनिटी रियलिटी प्रैक्टिकली क्या होगा, एक सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा जो लिस्ट के सारे एलिमेंट से बड़ा है। एक आप बहुत लार्ज नंबर यहाँ पुट कर देंगे जो लिस्ट के सारे एलिमेंट से बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है। उस एलिमेंट को हम सेंटिनल मार्क के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये टर्मिनेटिंग कंडीशन प्रोवाइड करेगा जब आप मर्ज करेंगे दोनों एरेज को। तब तो आपको जब इन सेंटिनल कैरेक्टर आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा ये एरे ख़त्म हो गया है, तब दूसरे एरे के एलिमेंट्स को सिंपली आपको शिफ्ट कर देना है। तो जब सेंटिनल के बाद अब सबकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इस एरे की लेंथ हो जाएगी n1+1 और इसकी लेंथ हो जाएगी n2+1। तो आप देखेंगे ये एरे बनाया हुआ है l इक्वल टू 1 ... तो इसकी लेंथ में इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, लेफ्ट एरे में n1+1 और यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं n2+1। तो आपको दो एरे बनाना पड़ेंगे। सो जब आप इसको सी में इंप्लीमेंट करेंगे तो ये एरे ध्यान रखना है आपको डायनेमिकली बनाना पड़ेंगे, क्योंकि ये लेंथ डायनेमिकली कैलकुलेट होंगे एंड देन यू नीड टू क्रिएट देम डायनेमिकली। ओके, सो अब आपको क्या करना है, एलिमेंट्स को इसमें पुट कर देना है। तो आपके जो ओरिजिनल एलिमेंट्स हैं उसमें कॉपी कर लेना है एरे ए से। तो आपका जो एरे था, आपका एरे जब डिवाइड करते हैं तो आपका ऐसा नहीं कि एरे को वो कट कर देती है, उसका जो डिवीजन था वो वर्चुअल होता है, वो सिर्फ मार्क लगाता है। मर्ज जो प्रोसीजर है जब डिवीजन होता है ना तो वो सिर्फ मार्क लगाती है क्यू। तो आपका पी से क्यू तक ये एरे है ए में, और q+1 से r तक ये है। नाउ अब आपकी मर्ज प्रोसीजर क्या करेगी, ये पार्ट मालूम है सॉर्टेड है और ये पार्ट भी सॉर्टेड है। ओके, तो मर्ज प्रोसीजर क्या करेगी, ये वाला पहले पार्ट लेफ्ट एरे में ये जो बनाया है आपने, ये वाला इसमें कॉपी कर देगी। तो इसके सारे एलिमेंट्स को एक एक करके आपको इसमें कॉपी कर देना है। और राइट वाला पार्ट जो था सब प्रॉब्लम का, आपको मालूम है ना, ये मिडिल पॉइंट था जहाँ से आपने डिवाइड किया है, तो इस पार्ट को अब आप इसमें कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो ये लाइन आपके दो जो लूप हैं ये यही काम कर रहे हैं। ठीक, लेफ्ट एरे का आपने इस एरे के एलिमेंट सारे यहाँ कॉपी कर दिए, इस एरे के सारे एलिमेंट यहाँ कॉपी कर दिए। तो इस तरीके से एलिमेंट सारे कॉपी हो गए। इसके बाद आपको क्या करना है, इनकी दोनों की लास्ट लोकेशन पर यहाँ एक सेंटिनल मार्क पुट कर देना है, जो यहाँ पर हम उसे इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों जगह यहाँ इनफाइनाइट रख दिया इस स्टेटमेंट से, फिर इस स्टेटमेंट ने यहाँ इनफाइनाइट पुट कर दिया। तो इस तरीके से अब आपके ये दो एरे रेडी हो गए, ये सॉर्टेड एरे हैं लेफ्ट और आर राइट। ठीक है, अब आपका क्या काम है मर्ज प्रोसीजर का, कि अब इसने दो काउंटर इनिशिएट किए, एक i = 1 एक j = 1। i काउंटर यहाँ के लिए है इस एरे के लिए, j काउंटर इस एरे के लिए है। ये काउंटर ट्रैक करेंगे कि कौन से एलिमेंट आपस में कंपेयर हो रहे हैं। ओके, क्योंकि आप देख रहे थे ना, जब मैंने एग्जांपल बताया था तो आप देख रहे थे मैं काउंटर यहाँ मूव कर रहा था, ऐसे इंडेक्स को बस चेंज कर रहा था। तो i इसके लिए काउंटर हो गया, j इस एरे के लिए काउंटर हो गया, एंड एक काउंटर यहाँ भी चलेगा k। तो वो बताएगा कि एलिमेंट जब यहाँ से आएगा तो किस लोकेशन पर जाना है। नाउ अब आप देखेंगे आपने एक फॉर लूप स्टार्ट किया, क्योंकि हमें इन दोनों प्रोसीजर को मर्ज करना है। तो मेन कोड ये है आपका इंपॉर्टेंट, ये सब इनिशियलाइजेशन प्रोसीजर थी इससे पहले तक। k = p2r, तो आपका लूप चलेगा, क्योंकि आपके इन दोनों में टोटल एलिमेंट कितने हैं, p लोअर था और r इंडेक्स था, तो अपने को जितने एलिमेंट्स हैं उतने टाइम लूप चलाना है, p2r। और एक जब ये लूप चलेगा तो एक राउंड में एक एलिमेंट या तो यहाँ से यहाँ आएगा या यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा। ठीक है, शॉर्ट होगा, मतलब कहने का मेरा मतलब है। तो
आपका जो पहली कंडीशन आप चेक कर रहे हैं, इफ एल आई इज लेस देन आर जे, एल आई इसका काउंटर है, ठीक है। तो एल आई बताएगा कि करंट एलिमेंट कौन सा है। तो इनिशियली दोनों फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे, है ना। तो जब i इक्वल टू 1 होगा और j इक्वल टू भी 1 होगा तो इन दोनों के पहले पहले एलिमेंट कंपेयर होंगे, है ना। तो ये आप यही देख रहे हैं, एल आई मतलब L1 इज लेस देन इक्वल टू R1 है क्या। अगर L1 छोटा है इसका मतलब L1 यहाँ मूव कर जाना चाहिए। तो आपने क्या किया, ए के में k करंट इंडेक्स बता रहा है तो शुरू में k p को पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि k आपका p से r तक है, तो k यहाँ पॉइंट कर रहा है पहली लोकेशन को। तो आपने क्या किया, इन दोनों में से जो भी स्मॉलर था इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इस कंडीशन में चूंकि एल आई स्मॉलर है, दैट मीन्स ये एलिमेंट अगर स्मॉलर है तो आप उस एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। आप लिख रहे हैं देखिए ए के इक्वल टू एल आई, दैट मीन्स एल आई पर जो एलिमेंट था आपने ये से असाइन कर दिया, ओके। और अब आपको क्या करना है, के अपडेट कर देना है सो दैट अगला एलिमेंट आएगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। तो आपने के ऑटोमेटिकली फॉर लूप है तो अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ से एलिमेंट मूव करके यहाँ चला गया, तो अगला कंपेरिजन अब इसका इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का होना चाहिए, ओके। तो इसके लिए आपने i को अपडेट कर दिया, i इक्वल टू आई प्लस 1। सो दिस वाज वन पॉसिबिलिटी। ये कब, पॉली पॉसिबिलिटी के जब ये एलिमेंट छोटा था, लेकिन ऐसा नेसेसरी तो नहीं है, ये एलिमेंट भी छोटा हो सकता है। तो अगर ये वाला एलिमेंट छोटा है यहाँ वाला तो आपको एल्स में जाना है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स, एल्स का मतलब हो गया ये एलिमेंट छोटा है। तो जब ये एलिमेंट छोटा है तो ये मूव करके यहाँ आएगा और आप के को अपडेट कर देंगे और साथ में जे को अपडेट करेंगे। तो आप ये जे को अपडेट कर रहे हैं। सो इस तरीके से ये लूप एक एक करके क्या करेगा, दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा और एलिमेंट्स को यहाँ रखता जाएगा एक एक करके, और अल्टीमेटली दोनों से सॉर्टेड एरे आपका बन जाएगा, ओके। जो मैंने प्रोसीजर बताई थी उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर काम कर रही है, ओके। कोई डाउट? ये एग्जाम्पल जैसे यहाँ दिखाया हुआ है आपका, ये आप इसे देख लीजिएगा, मैं इसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। जो मैंने बताना था कॉन्सेप्ट वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। ओके, तो आपको मालूम होगा कि जो डिवाइड एंड कन्क्वर टाइप के एल्गोरिथम्स हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ इस तरीके से होती है। पहला, जब n इक्वल टू 1 हो, मतलब एक सिंगल एलिमेंट वाला एरे आपको दिया हो, तो कितना टाइम लगेगा उसे सॉर्ट करने में, बताओ मुझे। जब आपको मैं अगर कहूँ कि मैंने आपको एक एरे दिया है और उसकी लेंथ 1 है और आप इसे सॉर्ट करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कितने कंपैरिजन लगेंगे आपको? 0। दैट मीन्स कांस्टेंट टाइम। सिर्फ आप एरे को देखेंगे क्या साइज कितना है, और साइज करने के बाद देखेंगे 1 है तो आप तुरंत आंसर कह देंगे यही आंसर है। सो यू कैन से दैट 0 टाइम नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि 0 कंपेरिजन लगे, बट वी विल नॉट से इट 0, वी विल से दैट कांस्टेंट टाइम हमें लगेगा। थीटा 1 बोलते हैं हम उसके लिए, या थीटा सी भी लिखते हैं कुछ लोग, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इफ n इक्वल टू 1, ओके। दूसरा क्या है, ये तो था तब जब प्रॉब्लम आपकी ट्रिवियल थी, लेकिन ज़्यादातर केस में n इक्वल टू, अगर n इफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो या ग्रेटर देन 1 हो, तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो आपको मालूम है अगर डिवाइड एंड कन्क्वर अप्रोच वाली जितनी भी एल्गोरिथम्स थी उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी? 3 चीज़ें थी उसमें। पहला, प्रॉब्लम को जो ओरिजिनल प्रॉब्लम जब बन रही है आपकी सब प्रॉब्लम सिंगल, उसे सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में मानते हैं जब n साइज की प्रॉब्लम है तो हमें tn टाइम लगता है। आप जब मर्ज सॉर्ट एक बार कॉल करते हैं तो क्या करती है मर्ज सॉर्ट, tn को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। दोनों का साइज कितना होता है, हम मान लेते हैं एग्जैक्टली हाफ हाफ, एग्जैक्टली हाफ नहीं होता है, ठीक है। दोनों में एक में फ्लोर फंक्शन लग जाएगा ऐसे, और एक में सीलिंग फंक्शन लग जाएगा, क्योंकि साइज एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, लेकिन हम इसे रफली लिख सकते हैं n/2। तो दैट मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम है लगभग इक्वल साइज की 2 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाती है ना।
सो आपके पास जब आप टी एन को डिवाइड करते हो तब आपको दो सब प्रॉब्लम मिलती हैं। तो जब एक एन साइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टी एन टाइम लग रहा है तो एन बाई टू प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, टी एन बाई टू, है ना? यस और नो? सो अब आपके सामने क्या है, जब आपने टी एन साइज की प्रॉब्लम थी तो उसे सॉल्व करने में टी एन टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी एन बाई टू इस प्रॉब्लम का टाइम, टी एन बाई टू इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टू टी एन बाई टू, है ना? तो दो सब प्रॉब्लम बन रही हैं आपकी जब एक सब प्रॉब्लम से, और उनको सॉल्व करने का टाइम क्या हो गया, टू टी एन बाई टू। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम, प्लस डिवाइड करने का टाइम कितना है मर्सॉट का, डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है, डिवाइड करने में आपको एक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है सिंपली। तो ये एरे के साइज पर डिपेंड नहीं करती ना, एरे कितना भी बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, आपको ये कांस्टेंट टाइम में काम हो जाता है। सो यू कैन कॉल इट थीटा वन, है ना? सो थीटा वन की जगह पे हम इसे थीटा सी कर लेते हैं, थीटा सी सम कांस्टेंट, सीधा हम बाद में कांस्टेंट लिख देंगे इसको। तो ये तो हो गया डिवाइड करने का टाइम, ये जो प्रॉब्लम थी ना इसे डिवाइड करने में थीटा सी टाइम लगा, डिवीजन स्टेप का। ओके, तीसरा काम हम करते हैं कंबाइंड करने का। सो तो आपके सामने दो सॉर्टेड प्रॉब्लम है, एक एन बाई टू साइज की है और दूसरी भी एन बाई टू साइज की है, और इसे मर्ज करने में कितना टाइम लगता है, कितने कंपैरिजन लगेंगे? क्या? देखिए एन बाई टू साइज इसका है, एन बाई टू इसका भी साइज है। जब आप कंपेयर करते हैं तो पहले इन दोनों को कंपेयर करोगे, एक कंपैरिजन में क्या होगा, डिसाइड होके आ जाएगा। देखिए दोनों को जब आप मर्ज करोगे तो टोटल साइज एरे का कितना बनेगा, एन साइज का एरे बनेगा, है ना? जो टोटल फाइनल जो सॉर्टेड एरे बनेगा उसका साइज कितना होगा, एन। ये इंडिविजुअल सिंगल सॉर्टेड एरे है, एक ये सॉर्टेड एरे है ना? ये इसका सॉल्यूशन ये है, सपोज टी एन बाई टू, पहली सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये आ गया, दूसरी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये आ गया, है ना? नाउ अब जब इन दोनों को कंबाइन करने वाले हो आप, तो पहले इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे, पहले एलिमेंट को, ये एलिमेंट कंपेयर होगा और ये कंपेयर होगा। कितने कंपैरिजन में डिसाइड हो जाएगा कि कौन स्मॉल है, एक कंपैरिजन में डिसाइड हो जाएगा इन दोनों में, और एक एलिमेंट यहाँ आ जाएगा जो भी छोटा होगा इनमें से, यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट, इन दोनों में से एक कंपैरिजन में डिसीजन हो जाएगा कि कौन स्मॉल है इसमें से, और फिर आप उसे जो भी स्मॉल होगा, लेट्स से ये स्मॉल है तो ये आ जाएगा यहाँ, ये वाला एलिमेंट स्मॉल है तो ये आ जाएगा यहाँ। ओके, सो दैट मीन्स एक कंपैरिजन में आप देखेंगे। अब अगला स्टेप देखिए, मान लीजिए ये एलिमेंट छोटा था तो ये यहाँ आ गया, अब कंपैरिजन किन का होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट है, ये जो मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, इन दोनों का कंपैरिजन होगा, और एक कंपैरिजन में डिसाइड होके एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। यस और नो? आ जाएगा ना? मान लीजिए अब ये स्मॉल था, यही स्मॉल है, तो ये एलिमेंट भी यहाँ आ गया। गॉट इट? सो आप देख रहे हैं दो कंपैरिजन में दो एलिमेंट यहाँ आ गए, दो कंपैरिजन में दो एलिमेंट आ गए। तो यहाँ पर अगर आप रफली देखें तो एन कंपैरिजन में सारे एन एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, है ना? एक्चुअली एन कंपैरिजन नहीं लगेंगे, एन माइनस वन कंपैरिजन लगेंगे आपको, क्योंकि एक एलिमेंट जब बचेगा तो उसे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? तो वर्स्ट केस में आपके
n-1 कंपैरिजन लगेंगे, क्योंकि आखिरी जो एलिमेंट बचेगा ना इसमें, या तो इसमें बचेगा या इसमें बचेगा, डिपेंड्स करता है कि एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या था। आखिरी एलिमेंट को आप बिना कंपैरिजन के ले आएंगे। तो एक एरे को दो सॉर्टेड एरे थे n/2 साइज के, तो उसे मर्ज करने में आपको n-1 कंपैरिजन लगे। दैट मीन्स टाइम कितना हो गया, थीटा n-1। सो थीटा n-1 में 1 को हटा देते हैं, सीधा थीटा n। दैट मीन्स इसका टाइम कितना है, थीटा n। तो आप लिख देंगे कंबाइन करने का टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, थीटा n। ओके, ये तो था वर्स्ट केस। नाउ अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो क्या, आप देखिए, एक और कम कंपैरिजन में भी काम हो सकता है इससे। लेट्स से आपके यहाँ 4 एलिमेंट, लेट्स से सपोज ये एक प्रोसीजर, एक सब एरे था सॉर्टेड जिसमें 5 एलिमेंट थे। ओके, और अज्यूम कर लीजिए यहाँ भी 5 एलिमेंट थे, ठीक। ओके, नाउ अगर आप देखिए एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ये भी एरे सॉर्टेड है पूरा और ये भी सॉर्टेड है, लेकिन दोनों कंबाइंडली सॉर्टेड नहीं है जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आप इन दोनों से सॉर्ट करके एक एरे बनाना चाहते हैं जिसमें ऑब्वियसली टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 10, है ना। नाउ एक इमेजिन करिए सिचुएशन जिसमें क्या हो कि हर बार इस एलिमेंट, इस एरे से जो पहला वाला पार्ट है यहाँ से ये एलिमेंट छोटा निकलता है। मतलब पहले आपने इसको और इसको कंपेयर किया और आपने पाया कि ये एलिमेंट छोटा है, तो ये मूव करके पहली लोकेशन पर आ गया। फिर आपने इसको और इसको कंपेयर किया और फिर पाया कि यही छोटा है, तो ये भी यहाँ आ गया। फिर जब ये दोनों चले गए तो अब आपका इसका और इसका कंपैरिजन होगा, ये दोनों एलिमेंट का, और फिर अज्यूम करिए यहाँ वाला ही एलिमेंट सबसे छोटा है, ये भी आ गया, और फिर इसका और इसका कंपैरिजन हुआ, और कंपैरिजन के बाद डिसाइड पता चला कि ये वाला एलिमेंट छोटा था, तो ये भी यहाँ आ गया, और फिर इन दोनों को कंपेयर किया आपने और देखा कि ये छोटा था, तो ये भी यहाँ आ गया, है ना। अब आपका मालूम है कि ये एरे तो पूरा खाली हो गया, सेंटिनल से आपको पता चल गया ये पूरा खाली हो गया। तो क्या आपको अब और कंपैरिजन करने की जरूरत है, नहीं, सीधे इस एरे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके यहां मूव कर दो, है ना। इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, क्योंकि ये भी सॉर्टेड है, तो आपका एरे सॉर्टेड होगा। कितने कंपैरिजन लगे, n/2, है ना। जब आपके पास 10 एलिमेंट्स थे तो 5 कंपैरिजन में काम हो गया, सो रफली n/2 कंपैरिजन लगेंगे। ये कौन सा केस कहलाता है, बेस्ट केस। इससे कम कंपैरिजन में काम नहीं होगा। क्या कोई ऐसी सिचुएशन आप बता सकते हैं कि इससे कम कंपैरिजन में काम हो जाए। तो मर्ज प्रोसीजर जो है उसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है थीटा n/2, लेकिन हालांकि थीटा n/2 में 2 का मतलब नहीं होता है, रफली हम इसे थीटा n ही बोलते हैं पॉलिनोमियली। ओके, लेकिन ये बेस्ट केस है, तो बेस्ट केस में आपको अगर n एलिमेंट के सॉर्ट, टोटल एलिमेंट्स n है, तो n/2 कंपैरिजन में आप जो है ना एरे को सॉर्ट कर सकते हो। वर्स्ट केस क्या है, n-1, और एवरेज केस भी n/2 ही आएगा ऑन एवरेज रफली, है ना, या इन दोनों के बीच में कुछ आएगा। सो इस केस, इसका मतलब हुआ कि मर्ज सॉर्ट जो है ना उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, थीटा n। दैट मीन्स मर्ज सॉर्ट जो है ना लीनियर एल्गोरिथम है। ओके, सो आप अगर आप जो मैंने रैम मॉडल बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस सोर्स कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तब भी आपको एक लीनियर टाइम ही मिलेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, रैम मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के मुझे दिखाना है। मैंने रैम मॉडल डिस्कस किया हुआ, हर इंस्ट्रक्शन का मालूम है कि इसको कितना टाइम लगने वाला है। आपको मालूम है ये 2 ऑपरेशन है, तो ये कितना टाइम लगेगा, 2 स्टेप्स लगेंगे इसमें। तो जो स्टेप्स काउंट बताई थी ना उसके हिसाब से निकालना है। इसमें कितना टाइम लगेगा, 1 स्टेप लगेगी, एक ऑपरेशन है। इसको क्रिएट करने के लिए मान लीजिए डायनेमिक एरे बनाना है, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए कुछ टाइम लगेगा, इसके लिए कुछ टाइम लगेगा, 1 स्टेप इसमें लगेगी, या जो भी है मैंने स्टेप्स बताई हुई हैं इसके लिए कितनी स्टेप्स लगनी है, 1 स्टेप 1 स्टेप। तो इस तरीके से स्टेप काउंट निकालना है आपको, और स्टेप काउंट के बेस पर आपको एक लीनियर फंक्शन मिलेगा, वो निकाल के मुझे भेजना है आपको, ठीक है। एक इस तरीके का लीनियर फंक्शन आएगा, an प्लस bn प्लस c समथिंग। तो वो फंक्शन आपको रैम मॉडल के अकॉर्डिंग निकालना है। अब रैम मॉडल आप
आपने नोट नहीं किया है, नहीं किया है, भूल गए हैं, तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया रैम मॉडल का जो मैंने पढ़ाया था, सो दैट आप उसे रेफ़र कर पाएँ अगर कहीं भूल जाते हैं तो, ठीक है। लेकिन आपको ये मुझे करके देना है। लेट्स पुट द टाइम डेडलाइन फॉर दिस। आई होप कितने दिन लगेंगे आपको ऐसा इस करने में? लेट्स टेक 3 days टाइम। सो आज से 3 दिन बाद आप इसकी डेडलाइन है आपको भेजने की मुझे, ठीक है। ये आप करेंगे, इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको क्योंकि आपने रैम मॉडल पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, है ना। तो याद नहीं रहेगा आपको, और इसके बहाने आप उसे पढ़ लोगे ठीक से। तो फाइनली आपकी जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्या मिली? जो फॉर्मूला है हमारा, हम लोग उसे सॉल्व नहीं करेंगे, मैं अभी यहीं स्टॉप करूंगा, लेकिन मैं उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे सॉल्व करना सीखेंगे। ये एक एक्चुअली रिकरेंस रिलेशन है, तो इसे सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। ये तो हुआ θ1 एन इफ n इक्वल टू 1, और ये क्या था 2Tn/2 प्लस θn प्लस θc या θ1 लिख सकते हैं। वी विल सिंप्लीफाई इट लेटर। मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम इसे सॉल्व करेंगे। इफ n ग्रेटर देन 1, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। ओके, सो ये फॉर्मूला है, या ये कहिए ये एक रिलेशन है, रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिकर्सिव रिलेशन है। आप देखेंगे टीएन को हमने टीएन के टर्म में ही डिफाइन किया है। ये टर्म आ रही है ना, टीएन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टीएन। तो ये रिकर्सिव इक्वेशन है एक्चुअली। तो इनको सॉल्व करने का एक मेथड होता है जैसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे पढ़ें। सब्स्टिट्यूशन मेथड है एक से सॉल्व करने का। एक तरीका तो ये है, दूसरा है ट्री बेस्ड मेथड, तीसरा जो है हम मास्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो मास्टर थ्योरम भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये 3 मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। हालांकि मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की आती है θn log n। ये मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। और मर्ज सॉर्ट जो है ना, आपको याद होगा इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी? θn² वर्स्ट केस। और n log n इज मोर बेटर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी इन कंपेरिजन टू n²। ये फंक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये n log n उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम आपके इंसर्शन सॉर्ट से बेटर करती है, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट के बेस्ट केस की बात नहीं कर रहे हैं, बेस्ट केस इसका θn है। तो ये बेस्ट केस तब मिलता है जब लिंक ऑलरेडी, जो लिस्ट है आपकी ऑलरेडी, जो ऑर्डर है डिजायर्ड ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें सॉर्टेड हो, तभी अच्छा परफॉर्म करती है। अदरवाइज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² होती है। और मर्ज सॉर्ट की सारे केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n आती है, चाहे वो बेस्ट, इसमें कोई अलग से केसेस नहीं होते हैं। मर्ज में केसेस अलग देखने को मिलेंगे, बट मर्ज सॉर्ट के ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ओके, so let's close for today.